हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, ये जनरल साइंस का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग फिर से एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक पार्ट जनरल साइंस का लिया है जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे। उसमें हर एक एमसीक्यू का हम लोग डिटेल स्टडी किए हैं। इसमें भी हम लोग उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है बनते हैं और हर इस क्वेश्चन से किस प्रकार से क्वेश्चन जो उठ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने पूरे सेशन इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग सभी लोगों को बता दूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे और आप लोग उसका जो है लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? लो टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से, क्रिस्टल में वृद्धि, शोषण व टूट फाट। तो आपको पता होना चाहिए, जो क्रायोजेनिक है ये एक इंजन है, ठीक है, जिसका प्रयोग आपका जो लॉन्च व्हीकल होती हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, जैसे जीएसएलवी में इसका प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का, ठीक है। जीएसएलवी मतलब उसका फुल फॉर्म आपका बता दिया जाए। जीएसएलवी, जीएसएलवी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक जो है आपका लो टेम्परेचर से संबंधित है, क्योंकि जो रॉकेट होते हैं वो लो टेम्परेचर पर उनका जो है डिजाइनिंग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक एक इंजन है, एक चीज़ ये क्लियर हुआ। दूसरा, इसका प्रयोग अभी जो है जीएसएलवी में किया जा रहा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आपका रॉकेट है उसमें किया जा रहा है, ठीक है। और एक लो टेम्परेचर से संबंधित इसका जो साइंस है। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिफ्लेक्शन पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे काम करता है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, या नन। तो आप सभी लोगों को इसका नॉलेज होगा कि ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तब होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तो होता क्या है कि प्रकाश अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ऐसे जब हम लोग इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब हम लोग क्रिटिकल एंगल पर पहुंचते हैं। तो इस स्थिति में जो आपका अपवर्तन कोण होता है वो 90 अंश हो जाता है। इसका डिस्कस हमने अपने पहले वीडियो में किया है। तो अब जब आप क्रिटिकल एंगल से भी आगे कोण बढ़ाएंगे, इंसिडेंट एंगल को आप क्रिटिकल एंगल से भी अधिक रखेंगे, तो जो लाइट होती है उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जब लाइट जो है उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अ, इसी विधि का प्रयोग करके, इसी प्रिंसिपल का प्रयोग करके हम लोग ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो है एक सशक्त माध्यम बन चुका है इसमें कम्युनिकेशन का, ठीक है। इस ठीक है, ये इसकी जो वाइड रेंज चल रही है, इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड काफ़ी अच्छा है। तो इसका प्रयोग करके, चूँकि ये लाइट की स्पीड से जो है डाटा को ट्रांसमिट करता है, और जो लाइट की स्पीड आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इतनी स्पीड से वो डाटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है, तो जब आप इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से अधिक रखेंगे तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर 3 उसमें लेयर होते हैं, एक कोर होता है, एक क्लैडिंग होता है, एक प्लास्टिक जैकेट होता है। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा रखा जाता है, जिससे कि लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। और जो प्रकाश होती है उसी कोर में से आगे बार बार रिफ्लेक्ट होते हुए आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, नो चेंज, घटती है, अचानक घट जाती है। यानी कि जो लाइट की स्पीड है, क्या वो तापमान पर निर्भर करती है? वो तापमान पर निर्भर तो करती नहीं है। तो पहला सा उसका हो जाएगा नो चेंज। माध्यम के तापमान के साथ प्रकाश की गति नो चेंज, क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो डिपेंड नहीं करती है कि टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। जबकि जो आपकी वॉइस सिग्नल होती है, जो आपकी ध्वनि स्पीड होती है, वो डिपेंड करती है। इसका जो एक रिलेशन सिस्टम मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि V2 = V1/T2/T1। ये रिलेशनशिप होता है कि किसी माध्यम में अगर T1 टेम्परेचर पे वेलोसिटी V1 है, तो उसी माध्यम में T2 टेम्परेचर पर उस
की वेलोसिटी कितनी होगी V2। ये है आपका टेम्परेचर इफेक्ट ऑन वॉइस सिग्नल यानी ध्वनि पर, ठीक है। जबकि जो प्रकाश की गति होती है वो किसी भी तापमान पे वो चाहे आप तापमान को घटाइए चाहे बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जबकि आपकी जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की जो स्पीड होती है, वो उस पर जो है फर्क पड़ता है। अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो चेंज। अगला है कि फ्रिक्शन एंगल रिपोज एंगल के, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल रिपोज एंगल के बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, नन, ठीक है। अब देखिए कि फ्रिक्शन एंगल रिपोज एंगल के बराबर होता है। फ्रिक्शन एंगल क्या होता है? फ्रिक्शन एंगल जो होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कोई आपका एक बॉक्स रखा गया है, यहाँ पे देखिए एक, ठीक है, यम द्रव्यमान का कोई गुटका है। इस पे जब आप कोई फोर्स यहाँ लगा रहे हैं तो इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विपरीत दिशा में लगता है जो इसकी गति का अपोज करता है, ठीक है, एफ, ठीक है। अब देखिए कि इस यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है और यहाँ पे एक इसका फोर्स mg लग रहा है, ठीक। अब जब यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं इस पे, जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्टैटिक जो फ्रिक्शन है ये भी बढ़ रही है, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टेबल होती है, यानी कि ये अपने आप वो चेंज होती रहती है जिस प्रकार से आप फोर्स लगाओगे। मान लेते हैं कि ये वो क्रिटिकल कंडीशन है कि जैसे बस अब ये जो गुटका है चल नहीं वाला है, मान लेते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन है कि ये गुटका जो है चल नहीं वाला है, तो इसका जो है एक इस फोर्स का और इस फोर्स का एक रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल का और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे, और इस रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके बाद रिपोज कोण क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका झुकाव कोण है, ठीक है, कोई आपका झुकाव कोण है, ठीक। अब यहाँ पे आपने कोई गुटका रखा है। अब जब आप इस झुकाव कोण को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो जो गुटका यहाँ पे रखा गया है एक स्थिति आएगी कि जब वो बस ऐसे सरकने ही वाला है। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ मैंने कुछ रखा है, जब अब मान लीजिए कि अभी ऐसे सीधे है, अभी थोड़ा सा इसमें एंगल है। अब जब मैं इस एंगल को ऐसे ऐसे बढ़ा रहा हूँ, देखिए ये सरकने लगा। तो जब ये सरकने लगता है उस एंगल को आप मान के चलिए कि वो एंगल ऐसे है और ये बस सरकने ही वाला है। तो उसमें क्या है कि एक यहाँ पे मान लीजिए अंदरमान का है, तो यहाँ पे इस पे एक फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, और यहाँ पे लग रहा है mg कॉस थीटा। इस पे एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। अब देखिए बस यहाँ पे एन mg कॉस थीटा के बराबर है और mg साइन थीटा एफ एस के बराबर है। तो यहाँ से आपका ये जो कोण निकल कर आता है रिपोज कोण होता है। तो रिपोज कोण और जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे अगर इसको तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये आपका लंब और आधार, लंब का मान किसके बराबर है, एफ एस के, और एफ एस किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के, म्यू एस इंटू एन अपान में नीचे एन, क्योंकि एन है तो एन से एन कट जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा ये बराबर है किसके, एफ एस के, और एफ एस का मान म्यू एस एन के बराबर है, और एन आपका जो है एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से एम जी और एम जी चले जाएंगे और ये हो जाएगा tan थीटा, कॉस को उधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा होता है, ये हो जाएगा आपका म्यू एस, और यहाँ से भी आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में टंगस्टन प्रयोग किया जाता है क्यों? जो बल्ब आपका होता है उसमें टंगस्टन प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्या उस चालक है या उच्च गलनांक का है या कुचालक है या घातवर्धनीय है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है उच्च गलनांक। क्योंकि जो बल्ब प्रयोग किया जाता है कि उसमें जो जो धारा का एक उसमें प्रभाव होता है, जब उसमें करंट बहती है तो उसका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने से उसका गलने का डर रहता है। इसलिए जो जो टंगस्टन होता है उसका जो गलनांक है, यानी गलनांक का मतलब ये होता है कि वह टेम्परेचर जिस पे वो गल जाए, ठीक है, वह टेम्परेचर जिस पे वो गल जाए। तो इसका गलनांक उच्च होने का मतलब ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर गलता है, इसीलिए बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो काफ़ी ज़्यादा ताप तक भी ये उसमें बना रहता है। अगर मान लीजिए आप निम्न गलनांक का वहाँ लगा देंगे तो करंट जैसे ही वो बढ़ेगी वैसे क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ने से उगल के टूट जाएगा, आपका फिर बल्ब खराब हो जाएगी। इसलिए बल्ब में आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। किस तरह की वेधन क्षमता अधिक है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज या नन?
किस तरह की ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सभी, तो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेधन क्षमता जो है अधिक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है गामा। किसका? गामा। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती हैं उनका कुछ रेंज है, जैसे कि ये मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको देखिए, ये है आपका वायलेट और ये आपका रेड, बी विग्योर, ठीक है। ये वायलेट और रेड। अब देखिए यहाँ पे आपका रहता है अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पे आपका रहता है एक्स रेज, और यहाँ पे आपका रहता है गामा रेज, और इधर रहता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरीके से रहते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम है, ये फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम हुआ है, या आप कह सकते हैं जो वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये जो गामा रेज होती है, ये इन सभी में क्या है, इसकी वेदन क्षमता अधिक है। तो इसको आपको याद रखना है कि किस तरह की वेदन क्षमता अधिक है, गामा रेज की। अगला क्वेश्चन है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, ठीक है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, कि कम दाब, कम घनत्व, कम ताप या कम वेग, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है क्या, कम घनत्व। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपके बर्फ होते हैं वो समुद्र में तैरते रहते हैं या जल पे तैरते रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो घनत्व होता है उस जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है। इसीलिए वो उसमें तैरते रहते हैं, बर्फ। वैसे ही यहाँ बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, कि इसका जो घनत्व होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक बनाया जाता है किससे? अस्थाई चुंबक जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? स्टील के, या हार्ड आयरन के, या सॉफ्ट आयरन के, या जर्मेनियम के? ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका स्टील, ठीक है। स्टील से जो है आपका अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। और एक बात आप जान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्यूज का कॉन्सेप्ट आता है, कि फ्यूज में क्या उसका लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। तो उसका जो आपका फ्यूज होता है उसका गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि जब फ्यूज का मतलब ही सुरक्षा है कि जब धारा बढ़े, यानी जब टेम्परेचर उसका बढ़े तो तुरंत उस सर्किट को ब्रेक कर दे। तो इसीलिए जो फ्यूज होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, यानी उसका गलनांक बिंदु कम रखा जाता है, ठीक है। लेकिन वो रजिस्टिव होता है, उसका हाई रजिस्टिव होता है। आप देखेंगे जो फ्यूज में जो वायर होती है काफ़ी पतली होती है, ठीक है। काफ़ी जो पतली होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, और वो लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कम गलनांक वाली होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि फ्यूज कैसा होना चाहिए, एक लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रजिस्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्यूज होता है। तो ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है, मंच पर उसे कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, एक व्यक्ति है जो चकती है उस पर बैठा है, और उसको जो है उस चकती घूम रही है, उस पर वो घूम रहा है, तो उसे अपनी जो कोड़ी चाल है उसको कम करना है। वो कैसे कर सकता है? ठीक है, वो अपनी भुजाएं फैला करके ऐसे कर ले, ठीक है, या वो मोड़ कर, अपनी भुजाओं को मोड़ कर ऊपर उठा कर, या वो नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है जो चकती घूम रही है उस पर बैठा है और वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, उसे अपनी कोड़ी चाल को कम करना है, तो कैसे कर सकता है? तो ये आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, अपनी भुजाएं फैलाकर। कैसे? जब वो अपनी भुजा फैलाएगा, इससे उसका जो जड़ताघूर होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जड़ताघूर जो होता है वो होता है I = mr², ठीक है। जड़ताघूर क्या होता है? I = mr²। तो जब अपनी वो भुजाएं ऐसे फैलाएगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ने से जो जड़ताघूर बढ़ जाएगा। अब देखिए, जो कोड़ी चाल होता है ओमेगा टाउ बटे आई होता है, ठीक है। अब जब अगर आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है, मंच पर उसे कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे अपने भुजाएं को फैला लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसका जड़त्व आगू बढ़ जाएगा, और जड़त्व आगू बढ़ने से उसका जो कोड़ी वेग होगा वो घट जाएगा। अगर उसे अपनी कोड़ी चाल को बढ़ाना है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी भुजाओं को मोड़ लेना चाहिए। इससे उसका जड़त्व आगू घट जाएगा और उसका कोड़ी वेग बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी भुजाएं फैलाकर, ठीक है, क्योंकि इससे आपका राइट आंसर हो जाता है ये। दूसरा है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। इसका तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्रोनोमीटर। क्या? क्रोनोमीटर। जहाज़ों में समय मापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? क्रोनोमीटर। अगला, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो क्या है आपका? ऊष्मीय प्रभाव है, यांत्रिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, या रासायनिक रासायनिक प्रभाव है?
तो आपका फ्यूज का जो सिद्धांत है वो उसमें प्रवाह है, क्योंकि जब धारा का मान उसमें बढ़ता है तो उसका जो टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होने से वो गर्म हो जाता है और उसको टूट जाता है। तो यही सिद्धांत है फ्यूज का कि जब धारा अचानक से तेज होती है, बढ़ती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उसको वो गला देती है। तो इसलिए जो फ्यूज होता है उसका लो टेम्परेचर होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, निम्न गलनांक होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाता है उसमें प्रभाव। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या कोई भी नहीं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। पहले निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है उसे निकट की वस्तुएं, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश बोलते हैं क्या? मायोपिया। जिस व्यक्ति को यह दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती है उसे नहीं दिखाई देती हैं। तो इस चीज के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक बात इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दूरदृष्टि का हो, ठीक है, दूरदृष्टि का हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो दूरदृष्टि में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ये दोष होता है उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। उसे हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ उसके लिए, जैसे कि दूत दूत अनी। दूत अनी का मतलब ये होता है दू फार दूर, ठीक है, और उफार उत्तल लेंस में, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है। दूत अनी, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए आपको अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाने वाला है आपका अवतल लेंस, ठीक है। और एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होते हैं, जो इनको हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, बूढ़े आदमी जो होते हैं लगभग 40-50 साल से जो ऊपर हो जाते हैं उनके उनमें ये दोष होता है। उसके लिए हम लोग दोनों लेंसेज का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का सिद्धांत सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है, या क्वांटम सिद्धांत है, ठीक है। 3 ऑप्शन मैंने आपको दिया है ABC। तो द्रव्यमान ऊर्जा का जो संबंध का सिद्धांत है कौन सा है? सामान्य सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ठीक है, जहां से आपका आता है E=mc²। द्रव्यमान और ऊर्जा में जो आपका संबंध है, ठीक है, E=mc²। ये सापेक्षता का कौन सा सिद्धांत है? सामान्य सिद्धांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो आपका स्वच्छ जल, या पेट्रोल, नमकीन जल, या आपका मरकरी जल, ठीक है। तो निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो पेट्रोल है इसका जो घनत्व होता है काफी कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ये जो 3 ऑप्शन है मैंने ऐसे रखा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। जब जो आपकी वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदें रहती हैं, जब उस पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो उस प्रकाश के पड़ने से उस पे अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, इन दो विधियों इन दो घटनाओं के कारण उसमें क्या होता है? इंद्रधनुष हमें बनता दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है कि जब वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदें होती हैं उस पर जब लाइट आके गिरती है, ठीक है, तो अपवर्तन और टोटल आंतरिक परावर्तन के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। अगला क्या है कि पृथ्वी से जब आप चंद्रमा की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो मतलब पृथ्वी की अपेक्षा जो व्यक्ति है वो चंद्रमा पे ज़्यादा उछल सकता है। ऐसा क्यों है? एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मनुष्य कम उछल सकता है अपेक्षाकृत चंद्रमा पर, क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा पे जो ग्रेविटेशन है वो यहाँ का 1/6 है, ठीक है। इसी कारण जो है मनुष्य या कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पे ज़्यादा ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशन है, जो जी का मान है, ठीक है, वो पृथ्वी की ग्रेविटेशन का 1/6 है, यानी वो कम है, इसलिए वहाँ पे वो ज़्यादा ऊंचाई तक कूद सकता है। सोनार, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सोनार का आपको फुल फॉर्म बताना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपसे 17 क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। आपको अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पहले अपना जो है कि हर एक क्वेश्चन को अपने तरीके से करने का प्रयास कीजिए, इससे आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आप लोग अपना मार्क ज़रूर शेयर करिएगा कि इस पूरे 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में आप लोगों ने अपने
अपने आप से कितना क्वेश्चन किया। इस तरीके से हम अपना वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।